फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th क्लास की हिस्ट्री है, जिसमें हम लेसन 4 तक कवर कर चुके हैं। बौद्धिज्म और जैनिज्म को उसमें मैंने कवर किया है। आज हमारा जो लेसन 5 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो उसमें जो है हमारा जो लेसन 5 है वो द राइज ऑफ मगध, यानी कि जो मगध साम्राज्य था, खास करके ये बिहार और बिहार के दुआबे में जो राजगृह पाटलिपुत्र वाला जो पूरा क्षेत्र है, वो किस तरीके से वहाँ पर उसका उदय हुआ और उसके क्या पॉइंट्स रहे हैं, फैक्टर्स क्या रहे हैं। और फिर उसके बाद जो भारत में सिकंदर का आक्रमण, यानी कि अलेक्जेंडर का जो आक्रमण रहा है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं और उनका हिस्टोरिकल जो प्रोसेस रहा है वो क्या है, जिसको जो है यानी कि विदेशियों से पहली बार जो भारतीयों को संबंध स्थापित हुआ उसको और उनके होने वाले भारत पर प्रभाव को हम इस चैप्टर के तहत समझेंगे। तो पहले जैसे ही एज यूजुअल जो हमारे पहले भी जो चैप्टर्स रहे हैं, लेसन्स थे, उसमें हमने जो समझा, सबसे पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे उसको पहले जो है मैं डिराइव कर लेता हूँ। तो पहले हम पहला जो हमारा पॉइंट होगा, द राइज ऑफ मगध अंडर द हर्यक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टीज। तो ये जो तीन बड़ी जो वंश रहे हैं या डायनेस्टीज रही हैं, साम्राज्य रहे हैं मगध वंश के अंदर, तो उसमें हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों जो है वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। नंद वंश वही वंश है जिसको जो है कौटिल्य ने जो है चैलेंज किया था और बोला था कि मैं सर्वनाश करूंगा तुम्हारा, और उसके बाद एक नए सम्राट को स्थापित करूंगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की बारी आती है। फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा, द अचीवमेंट्स ऑफ बिंबिसार और अजातशत्रु, जो कि बहुत ही प्राचीन इतिहास के जो सबसे एमिनेंट शासकों में से एक रहे हैं, जिनके जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स थे उस टाइम के, वो काफ़ी डायमेंशनल थे, संरचनात्मक थे उस टाइम के हिसाब से। उन्होंने कैसे एक छोटे से साम्राज्य को बड़ा किया और किस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेसी, कूटनीति वगैरह को जो है उन्होंने ट्राई किया। तो इसमें हम बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारा जो होगा, द पर्शियन इन्वेजन एंड देयर इम्पैक्ट। तो जो फारसी जो आक्रमण करता रहे हैं और उनके क्या प्रभाव पड़े हैं उसको भी देखें हम। और फिर जो चौथा टॉपिक है, कॉज एंड कोर्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, जो कारण रहे हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन के, यानी कि अलेक्जेंडर या सिकंदर के भारत पे आक्रमण के, या ये जो मिडिल ईस्ट और जो भारत का उत्तर पश्चिमी का जो इलाका है वहाँ पर जो सिकंदर का आक्रमण रहा और उसके जो पड़ने वाले प्रभाव थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ, और जो है फाइनली जो हमारा होगा वो प्रभाव होगा सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इफेक्ट क्या पड़ा। तो हमारी ये 5 जो हैं मोटा मोटी जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको हम जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द 6th century BC, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में, द नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्टेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। जो उत्तर भारत है, देखिए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है जो बसावट का जो इलाका था, यानी कि वो पंजाब से शिफ्ट होकर जो है उत्तर प्रदेश का जो दुआबा है, वेस्ट यूपी है, और जो मध्य प्रदेश का जो अपर हिस्सा है और बिहार का जो वेस्टर्न हिस्सा है, ये जो है इसमें आके लोग जो है बड़ी तादाद में बसने लगे। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, जो आजाद जो राज्य थे, वो नए नए तैयार होने लगे थे यहाँ पर। सम ऑफ देम हैड मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर कई जगह जो है राजतंत्रात्मक शासन था, वाइल सम ऑफ अदर वेयर रिपब्लिक्स, और इसमें कई गणतंत्र भी थे। ठीक है, गणतंत्र थे। गणतंत्र और मोनार्कियल का फर्क यहाँ पर यह समझ लीजिएगा कि रिपब्लिक्स में लोगों को जो है आज़ादी ज़्यादा थी, लिबर्टीज वगैरह ज़्यादा थी, और मोनार्कियल आप समझ रहे हैं राजतंत्रात्मक है, तो थोड़ा वहाँ पर जो है शासन का जो है कहीं न कहीं सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इस वजह से जो है यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। वाइल देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ मोनार्कीज ऑन द गंजेटिक प्लेन, जो गंगा का जो दुआबा क्षेत्र था या गंगा का जो मैदान वाला क्षेत्र था, वहाँ पर ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन किस चीज़ का था, ज़्यादातर जो है राजतंत्रात्मक थे। द रिपब्लिक्स वेयर स्कैटर्ड इनटू द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, लेकिन जो हिमालय की जो तलहटी वाला क्षेत्र था, खास करके जैसे ये तराई वाला जो इलाका था, वहां पर क्या था, रिपब्लिक थे, गणतंत्रात्मक जो है गणतंत्रात्मक जो राज्यों की व्यवस्था यहाँ पर थी। सम ऑफ द रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन ट्राइब लाइक द साक्यास, लिच्छवीज एंड मल। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ जो रिपब्लिक्स थे या गणतंत्रात्मक जो राज्य थे
उनमें जो है एकदम मतलब कि सिंगल जो जनजाति थी या ट्राइब थी उस वक्त की, जो कि शाक्य, लिच्छवी और मल्ल के नाम से जाने जाते थे, उनके जो है इंडिपेंडेंट जो है ये राज्य वगैरह थे। इन द रिपब्लिक्स द पावर ऑफ डिसीजन इन ऑल मैटर्स ऑफ स्टेट वेस्टेड विद द पब्लिक असेंबली विच वाज कंपोज्ड ऑफ द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव और हेड ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो रिपब्लिक्स थे, ये गणतंत्रात्मक जो राज्य थे, इनमें जो डिसीजन मेकिंग का जो यानी कि निर्णय लेने के जो शक्तियां थी वो एक सार्वजनिक एक सभा थी, उसमें वेस्टेड थी, और सारे लोग जो हैं एक साथ बैठ के कंसेंट के साथ और उस पे जो है अच्छे खासे जो डिस्कशन के बाद जो है जो हेड ऑफ फैमिलीज वगैरह होते थे, फिर वो लोग जो है फैसले लेते थे और उसको जो है इम्प्लीमेंट करते थे। इस तरीके से ये एक रिपब्लिक कहलाता था। ऑल डिसीजंस वेयर बाई ए मेजॉरिटी वोट, और उसमें क्या होता था कि जो बहुसंख्यक लोगों का वोट कराया जाता था, और कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान में जो फर्स्ट पास द पोस्ट जैसी व्यवस्था है, यानी कि जैसे कि 100 लोगों ने वोट किया और 51 वोट्स वाले का डिसीजन जो हो सर्वोत्तम माना जाएगा और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये रिपब्लिक जो व्यवस्था थी, यानी कि गणतंत्र की जो व्यवस्था थी, इस तरीके से चलाने की व्यवस्था थी। तो असेंबली में जो है ये वेस्टेड था यहाँ पर। और उस टाइम का जो एक बहुत ही इमिनेंट, जो बहुत फेमस लिटरेचर है, बौद्धिस्ट लिटरेचर है, यानी कि बुद्ध धर्म से संबंधित ये साहित्य है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तरा निकाय भी बोलते हैं इसको, या अंगुत्तर निकाय भी बोलते हैं। उसमें जो है 16 जो है राज्यों की या महाजनपद जिन्हें बोला जाता है, उनकी लिस्ट दी गई थी, यानी कि 16 महाजनपद या 16 महाजनपद भी इन्हें कहा जाता था। उसमें कौन कौन से थे? अंग था, ठीक है, मगध था, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मका, अवंती, गंधारा एवं कंबोज। अस्मका जो था ये अकेला जो है जो दक्कन प्लेटू में स्थित एक जो है ये 16 महाजनपद में से अकेला एक राज्य था। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अस्मक को याद रखिएगा। 16 जनपद जो महाजनपद हैं उनके बारे में जानकारी जो है जैन साहित्य जो है उसमें भी मिलता है, और उसमें भी 16 और कुछ जो है कुछ में एक्स्ट्रा भी राज्यों के नाम मिलते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ द स्मॉल एंड वीक किंगडम्स आइदर सबमिटेड टू स्ट्रॉन्गर रूलर और ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड। देखिए ये हिस्ट्री का हमेशा एक प्रोसेस रहा है कि जो छोटे कमजोर राज्य होते हैं वक्त के साथ या तो वो गायब हो जाते हैं, या तो खत्म हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, या फिर जो बड़े जो राज्य होते हैं उनमें अपने आप को एसिमिलेट कर देते हैं या उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, फिर वो एक बड़ा राज्य में फाइनली इन द मिड 6th सेंचुरी BC, तो जो 6वीं शताब्दी BC का जो अर्ध वाला जो जब टाइम आएगा, बीच का टाइम आएगा, तो सिर्फ खाली 4 ओनली 4 किंगडम, सिर्फ खाली 16 में से 4 बड़े जो हैं राज्य रह जाते हैं। और उसमें कौन कौन रह जाएगा? वत्स रह जाएगा, अवंती रह जाएगा, कौशल रह जाएगा और मगध रह जाएगा। तो इन चारों नाम को जो है आप याद रखिएगा कि 6वीं शताब्दी जो BC थी उसके अर्ध में कौन कौन से 4 नए जो 4 बड़े साम्राज्य हैं वो बचे रह जाते हैं। अब इन्हीं चारों साम्राज्यों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। तो पहला जो हमारा राज्य है वो है वत्स। ठीक है, द वत्स किंगडम वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ठीक है, वत्स जो है कहाँ पर बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। इट्स कैपिटल वॉज कौशाम्बी। ठीक है, मॉडर्न इलाहाबाद, जो वर्तमान जो इलाहाबाद और कौशाम्बी जो दोनों हैं, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 1996 से पहले जो है कौशाम्बी इलाहाबाद का ही हिस्सा हुआ करता था, और वर्तमान में जो है अब कौशाम्बी एक अलग जो है डिस्ट्रिक्ट है और इलाहाबाद भी अलग एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो है वत्स की कैपिटल हुआ करती थी। इट्स मोस्ट पॉपुलर रूलर वाज उदयन, और उस टाइम जो है इसका जो सबसे फेमस जो सम्राट था उसका नाम क्या था? उदयन था। ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद अवंती, अंग एंड मगधा। और उसने अपने राज्य और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ी जो टैक्टिक्स जो डिप्लोमेसी अपनाई थी वो थी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है अपने राज्य को मजबूत करना। उसने जो है अवंती के जो शासक थे, अंग के शासक थे और मगध, इन तीनों जगह की जो
राजा थे उनकी जो पुत्रियों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आप को मजबूत किया और अपनी जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको इम्पोर्टेंट किया। और ये काफी जो है बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के हिसाब से। आफ्टर हिज डेथ वत्स वाज एनेक्स टू द अवंती किंगडम। और फिर क्या हुआ कि जब उदयन का जब देहांत हो गया बाद में, फिर जो है वत्स को अवंती जो साम्राज्य था उसमें मिला दिया गया। तो फिर कितने साम्राज्य बचे? अब 3 ही साम्राज्य बचे हुए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अवंती के बारे में देखेंगे। तो अवंती क्या है? अवंती जो मध्य प्रदेश का जो अपर इलाका है उसको, उससे आप जो है इसको समझ सकते हैं। द कैपिटल ऑफ अवंती वाज उज्जैन। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी पर अभी वर्तमान में अवस्थित है, अवंती की कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द किंगडम वाज प्रद्योता। ठीक है, ये इसके जो है सबसे इंपॉर्टेंट शासक थे। जैसे कि देखिए वत्स में कौन से शासक रहेंगे? उदयन रहेंगे। तो अवंती में कौन है? प्रद्योता है। ही बिकेम पावरफुल बाय मैरिंग वासवा दत्ता द डॉटर ऑफ उदयन। और उसने क्या किया कि उसने भी जो है जो डिप्लोमेटिक्स, जो मैट्रिमोनियल डिप्लोमेटिक्स थी यानी कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है अपने राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। और उसने जो वासव दत्ता जो राजकुमारी थी और उदयन की पुत्री थी, उदयन कौन थे? वत्स जो राज्य था उसके शासक की पुत्री थी, उससे उसने शादी कर ली। ही पैट्रोनाइज बौद्धिज्म। और उसने जो है बौद्धिज्म को जो है अंगीकार कर लिया और उसी को जो है एज अ रिलीजन प्रैक्टिस करने लगा, बुद्धिज्म को। द सक्सेसर ऑफ प्रद्योता वेर वीक एंड लेटर द किंगडम वाज टेकन ओवर बाय द रूलर ऑफ जो है मगधा। लेकिन क्या हुआ कि जो प्रद्योता थे वो तो स्ट्रांग थे, लेकिन उनके बाद जो उनके सक्सेसर रहे हैं, जो आने वाले उत्तराधिकारी थे, वो कमजोर थे। तो कमजोर होने की वजह से उनके साथ समस्या ये क्या हुई कि वो अपने राज्य को जो है ओवरटेक नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि जो मगध के जो शासक थे उन्होंने जो है अवंती पर कब्जा कर लिया और उसको आगे ले गए वो। अब हमारा आगे अगला जो है वो ये है कौशल। कौशल के बारे में हम देखेंगे। तो कौशल क्या है? अयोध्या, वर्तमान में जो सरयू नदी पर जो स्थित जो है अयोध्या जो है फैजाबाद में। तो अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ कौशल। तो कौशल की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या थी। ठीक है। किंग प्रसेनजीत, ठीक है, ये प्रसेनजीत जो है ये बहुत फेमस राजा रहे हैं उस टाइम के। वॉज इस फेमस रूलर। ही वॉज हाईली एजुकेटेड, वो बहुत ही मतलब कि उस टाइम के हिसाब से जो है पढ़े लिखे भी थे और उनको इंटरेस्ट भी था एजुकेशन में। हिज पोजीशन वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद मगधा। और उन्होंने भी जो पुराने जो शासक थे यानी कि जो वत्स और अवंती के जो शासक थे उनकी जो मैट्रिमोनियल टैक्टिक्स थी, अलायंस थी, शादी करके अपने साम्राज्य को मजबूत करने की, तो उन्होंने भी जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए मगध से। हिज सिस्टर वाज मैरिड टू बिंबसार एंड काशी वाज गिवन टू हर एज अ डॉवरी। ठीक है, बिंबसार जो शासक थे मगध के, उनसे उन्होंने जो है अपनी बहन की शादी करवाई और काशी को जो है, काशी जो वर्तमान में बनारस और वाराणसी है, उसी को उन्होंने दहेज के तौर पे दिया। सब्सिक्वेंटली देयर वाज अ डिस्प्यूट विद अजातशत्रु। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो है अजातशत्रु से जो है डिस्प्यूट भी हो गया। आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रसेनजीत मैरिड द डॉटर ऑफ बिंबसार। और बाद में क्या हुआ कि जब ये उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके बीच डिस्प्यूट की जो वजह थी, जब वो खत्म हुई तो उन्होंने क्या किया, प्रसेनजीत ने जो है अजातशत्रु की जो पुत्री थी उससे जो है इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द पावरफुल किंग कौशला बिकेम पार्ट ऑफ द मगध। और बाद में क्या हुआ कि कौशल को भी जो है बाद में जब प्रसेनजीत की जो है मृत्यु हो गई और उनके जो जितने भी सक्सेसर थे वो भी बहुत ज़्यादा जब स्ट्रांग नहीं रहे, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए उनसे। और उसके बाद जो है कौशल जो है मगध में ही एनेक्ट हो गया, उसी में उसे जो है असिमिलेट कर दिया। और फाइनली हम लोग आ गए हैं उस साम्राज्य पे जिसने जो 3 वत्स, अवंती और जो एक तीसरा जो था कौशल, इन तीनों को अपने अंदर जिसने असिमिलेट कर लिया, एनेक्स कर लिया, इनको समाहित कर लिया अपने अंदर। तो अब उस साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि उस टाइम का, जैसे कि मिडवल हिस्ट्री में जिस तरीके से मुगल एम्पायर को कंसीडर किया जाता है, उसी तरीके से प्राचीन इतिहास में मगध एम्पायर को कंसीडर किया जाता है, जो सबसे बड़े, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्ल्ड की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रॉस्परस है इस टाइम। इट बिकेम द नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके का स्नायु तंत्र जो होता है वो बन गया था, यानी कि मेन नस बन गई थी ये जो राजनीति की उत्तर भारत में। मगध वॉज इंडोर्ड बाई नेचर विद सर्टेन जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांसेज है।
अब इसके साथ मगध एम्पायर के साथ सबसे अच्छी ये थी कि इसको जो है ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक जो है एडवांटेजेस जो होती है, जो सुविधाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मिल गई। तो ज्योग्राफिकल में इस तरीके से मिल गई कि एक नदी क्रॉस होते हुए मिल गई, पहाड़ के कुछ हिस्से हैं जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इस तरीके की स्थिति मिल गई। खेत जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, वहाँ पर खेती बहुत अच्छे हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है कि सरप्लस बहुत ज़्यादा हो रहा था ग्रेन वगैरह का। और जब सरप्लस होता है तो कल्चर और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी लगने शुरू हो जाती हैं। और इसका स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस ये था कि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं इसके उधर जो है चाइनीज़ आक्रमण नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर हिमालय वगैरह थे, ठीक है, और दक्षिणी हिस्से में नदियाँ थीं और वेस्ट हिस्से में भी जो है लोगों को गतिरोध था, जो आक्रमणकारी थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। ये सारे इसके एडवांटेजेस रहे हैं। दीज मेड हर टू राइज टू इंपीरियल ग्रेटनेस, और इसी वजह यही सारे फैक्टर्स थे जिसने मगध एम्पायर को इतना महान बना दिया। हर स्ट्रेटजिक पोजीशन बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द गंजेटिक वैली वाज अ ग्रेट एडवांटेजेस, ठीक है। जैसे ऊपरी भाग जो गंगा का है और निचला हिस्सा जो है, इसको जो है महान जो एडवांटेज होता है वो इसको दिलाने में काफ़ी मदद की। इट हैड अ फर्टाइल सॉइल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो है फर्टाइल सॉइल का भी बड़ा खेल था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सरप्लस में एग्रीकल्चर चल रहा था। द आयरन ओर्स इन द हिल्स नियर राजगीर एंड कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट नियर गया एडेड टू द नेचुरल एसेट्स। वर्तमान में जो झारखंड है उस टाइम जो है बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और बिहार भी जो है उस टाइम मगध का हिस्सा हुआ करता था। तो इसमें जो वहाँ की जो पहाड़ी थी, जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह थे, जैसे कि लोहा है, कोयला है, इन सारी चीज़ों से प्रचुर मात्रा में एकदम लैस थी। और इसकी मदद से जो है कि हथियार वगैरह बनाने में और भी जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनमें जो है बड़ी मदद कर रहा था। हर लोकेशन एट द सेंटर ऑफ द हाईवेज ऑफ द ट्रेड ऑफ दोज डेज कंट्रीब्यूटेड टू हर वेल्थ। और यहाँ पर से जो गुजरने वाला जो रास्ता था, हाईवे था, जो जलमार्ग था, वो जो है इसमें जो है यहाँ का व्यापार जो है प्रॉस्परस करने में काफ़ी मदद की। राजगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, जो राजगिरी है यानी कि वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है, वो उस टाइम जो है मगध की कैपिटल हुआ करती थी। और ये भी एक एडवांटेज था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिम्बसार एंड अजात शत्रु, जब बिम्बसार और अजात शत्रु का जो शासनकाल था, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मगध रीच्ड इस जेनिथ, यानी कि सबसे टॉप पे पहुंच गया था। जेनिथ का मतलब क्या होता है? टॉप से मतलब होता है उस टाइम जो है अपने एकदम चरम पे था, गोल्डन एज कह सकते हैं एक तरीके का। अजात शत्रु और बिम्बसार के टाइम जो है मगध एम्पायर जो है अपने गोल्डन एज में, अपने स्वर्णिम काल में था। तो अब जो हम इसके जो ये सबसे महान शासक थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बिम्बसार के बारे में। तो बिम्बसार जो है 546 से 494 का जो है इनका ये कालक्रम है, ये इनका जो है क्रोनोलॉजी है उनके उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। बिम्बसार बिलोंग टू द हर्यक डायनेस्टी। बिम्बसार किस वंश से संबंध रखता था? हर्यक वंश से। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और उसने जो है अपने जो अलायंसेस जो तैयार किए, मतलब कि जो उनकी तो जो इसने भी जो है वही सेम जो टैक्टिक्स थी, यानी कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है अपने अलायंसेस जो है इसने उनके साथ संबंध जो है सौहार्दपूर्ण बनाए, जिससे जो है लंबे टाइम तक इनका साम्राज्य टिका रहा। हिज फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द रूलिंग फैमिली ऑफ कौशल, और इसने जो अपना पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो कौशल साम्राज्य से था। ही मैरिड कौशला देवी, जो वहाँ की जो शासक था उसकी बहन थी, जिनका नाम था कौशला देवी। प्रसेनजीत की ये बहन थी, उससे जो है इन्होंने विवाह किया। ही मैरिड कौशला देवी सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, तो जो प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशला देवी, उससे जो है बिम्बसार ने शादी की। ही वॉज गिवन द काशी रीजन एज अ डावरी, जो वर्तमान में जो ये काशी रीजन है यानी कि वाराणसी और बनारस जो है, ये जो है उसे एज अ दहेज के तौर पे जो है दिया गया। और इसमें क्या है, सबसे इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू उस टाइम के हिसाब से जनरेट होता था, जिसका जो है बहुत फ़ायदा हुआ बिम्बसार को। तो बिम्बसार मैरिड चेल्लना, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी फैमिली ऑफ वैशाली, तो वैशाली की जो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी चेल्लना, उससे भी उन्होंने विवाह किया और अपने जो है अलायंसेस को मजबूत किया। दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस सिक्योर्ड फॉर हिम द सेफ्टी ऑफ द नॉर्दर्न फ्रंटियर, और इस शादी से सबसे ज़्यादा फायदा उसे इस बात का हुआ कि जो उत्तरी
जो पहाड़ी क्षेत्र तरफ से जो लोगों के आक्रमण वगैरह थे वो एकदम सेफ हो गया, क्योंकि उधर इन्होंने जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्रिएट कर लिए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मोर एवर इट फैसिलिटेड द एक्सपेंशन ऑफ मगध नॉर्थवर्ड टू द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल, और इससे जो क्या है नेपाल की तरफ से भी इन्हें सुरक्षा वगैरह प्राप्त हो गई। ही ऑल्सो मैरिड खेमा ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ द मद्रा इन सेंट्रल पंजाब। उन्होंने जो है जो खेमा का जो रॉयल फैमिली थी मद्रा में, कहाँ पे, जो मुख्य भाग है पंजाब का, वहां पर उन्होंने वहां पे भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिम्बिसार आल्सो अंडरटुक मैनी एक्सपेडिशन एंड एडेड मोर टेरिटरीज, और उन्होंने जो है सिर्फ खाली वैवाहिक संबंधों पर ही अपने आप को डिपेंड नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जो है कई जो है बड़े बड़े जो जंग वगैरह है, एक्सपेडिशंस वगैरह हैं, वो भी की टेरिटरीज जो है एक्वायर करने के लिए, अपने साम्राज्य को जो है वक्त के साथ बड़ा करने के लिए। ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता ऑफ अंग एंड अनेक्स द किंगडम, और उसने जो है इसी जो कड़ी में जो ब्रह्मदत्त था, अंग का शासक था, उसको जो है युद्ध में हराया और उसके जो अंग को मगध साम्राज्य में एनेक्स कर लिया, यानी कि मिला लिया। ही मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद अवंती, उसने जो है अपने दोस्ताना जो मित्रपूर्ण वाले जो रिश्ते थे उसको जो है एस्टैब्लिश किए, किसके साथ, अवंती के साथ, और वहां पे जो है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। ही हैड ऑल्सो इफेंशियली रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम, और वो सिर्फ खाली युद्ध और इन्हीं सब चीजों पर फोकस करने वाला शासकों में से एक नहीं था। उसने जो है जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके साम्राज्य की, उसको भी जो है इफेंशियली रीऑर्गेनाइज किया, उसको जो है सुसज्जित किया और बहुत ही मेहनत से उस पर काम किया। बिम्बिसार वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ बोथ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज याद रखिएगा, जो महावीर थे, वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ये दोनों जो है बिम्बिसार के समकालीन थे, यानी कि जो इनका जो टाइम पीरियड था वो एक ही था। हाउएवर बोथ रिलीजन्स क्लेम हिम एज देयर सपोर्टर एंड डिवोटी, और दोनों जो धर्म थे उन्होंने जो है अपना जो है क्लेम किया है कि जो बिम्बिसार का सपोर्ट जो है उनके साथ था। ही सीम्स टू हैव मेड न्यूमरस गिफ्ट टू द बुद्धिस्ट संघ, और उसने जो है बुद्धिस्ट जो संघ था उसको जो है बहुत सारे जो है उपहार वगैरह भी दिए वक्त के साथ साथ, और फाइनेंशियली जो हेल्प होती है वो भी की, और उनके प्रचार प्रसार में भी काफी मदद की है। अब अजात शत्रु के बारे में बात करते हैं, जो कि मगध साम्राज्य के दूसरे सबसे जो है महानतम शासकों में से एक रहे हैं, और इनका जो टाइम था वो क्या था, काल जो था 494 से 462 BC था। द रीन ऑफ अजातशत्रु वॉज रिमार्केबल फॉर हिज मिलिट्री कंक्वेस्ट, तो उसके जो सैन्य जो कंक्वेस्ट रहे हैं, जो विजय रहे हैं, वो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ही फॉट अगेंस्ट कौशल एंड वैशाली, उसने जो है कौशला और वैशाली के अगेंस्ट में युद्ध लड़ा। हिज वॉन अ ग्रेट सक्सेस अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल कॉन्फिडेंसी लेड बाय द लिच्छवीज ऑफ वैशाली, और उन्होंने जो है एक युद्ध जो हराया, जो कि हमेशा उनको जो है याद किया जाता है, जिस वजह से वो दरअसल युद्ध इस तरीके से था कि एक तरीके कॉन्फेडरेशन जो है संघ बना लिया था लिच्छवी जो वैशाली के थे, और उन्होंने क्या किया था कि बड़ा संघ बनाया, लेकिन उसको जो है अपनी जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजिक जो युद्ध लड़ने की जो पूरी डिप्लोमेसी थी उसके माध्यम से जो है अजातशत्रु ने उन्हें हराया। दिस हैड इंक्रीज हिज पावर एंड प्रेस्टीज, और इससे वजह से उसकी शक्ति और सम्मान में जो है लगातार बढ़ोतरी हुई। दिस वॉर लास्टेड फॉर अबाउट 16 years, और ये युद्ध कब तक चला, लगभग 16 साल चला था। इट वॉज एट द टाइम दैट अजातशत्रु रियलाइज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल विलेज। ठीक है, तो अजातशत्रु ने उस वक्त ये भी समझ लिया था कि जो छोटे छोटे गांव वगैरह होते हैं, ये स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस होती है इनकी जो है बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम जो पाटलीग्राम या फ्यूचर पाटलिपुत्र है उसको जो है उसने जो है फोर्टिफाइड वगैरह कराया, मतलब कि किले वगैरह बनाए, ताकि जो है युद्ध वगैरह की स्थिति में है ज्यादा से ज्यादा जो है मगध को सुरक्षित रखा जा सके। बुद्धिस्ट एंड जैन बोथ क्लेम दैट अजातशत्रु वाज द फ्लावर ऑफ द रिलीजन। तो ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो उसके जो फॉलो थे, उन्होंने ये जो है क्लेम किया है कि अजातशत्रु जो है दोनों के समर्थक वगैरह थे। बट इट इज जनरली बिलीव दैट इन द बिगिनिंग वॉज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, सेगमेंटली एम्ब्रेस बुद्धिज्म। ही इज सेड टू हैव मेट गौतम बुद्धा। और शुरुआत में क्या हो, पहले जो है उसने एम्ब्रेस किया जैनिज्म को, वो जैनिज्म का जो है फॉलोअर बन गया, अनुयायी बन गया। लेकिन जो है बाद में जब वो बौद्धिज्म के जो संपर्क में आया तो उसने जो है बौद्धिज्म को जो है एज अ रिलीजन वो प्रैक्टिस करने लगा, और उसने जो है कई जगह ये भी बात कही थी कि वो गौतम बुद्ध से भी मिला है, इसके भी उसने साक्ष्य दिए हैं कई जगह। दिस सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर ऑफ द भरूच। भरूच में जो है एक स्कल्पचर है, ठीक है, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति से है,
वहां पर जो है उसमें एक तरीके का सीन दिखाया गया है जिसमें ये है कि ये दोनों साथ में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द महावंश, जो महावंश पुस्तक है बौद्ध धर्म की जो सबसे मतलब प्रतिष्ठित किताब पुस्तकों में से एक है, ही कंस्ट्रक्टेड सेवरल चैत्याज एंड विहार, और उसमें जो है उसमें ये क्लेम किया गया है कि इन्होंने जो है बहुत सारे चैत्य और विहार वगैरह बनाए हैं। तो देखिए चैत्य और विहार का मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। ये शायद 2016 या 17 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चैत्य और विहार के में डिफरेंस क्या होता है। चैत्र वो स्थान होता है जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है। देखिए मंदिर जो है गुप्त काल के बाद अस्तित्व में आते हैं। इससे पहले भारत में ना तो मंदिरों का कोई अस्तित्व है, ना मंदिरों के बारे में ना कोई साहित्य में कोई चर्चा है, ना ही तो मंदिरों के बारे में कोई बात होती है। तो चैत्य क्या होते हैं? पूजा करने के स्थान है। और विहार क्या होते हैं? विहार जो होते हैं विश्राम करने के लिए अलग से बनाए गए जगह है, जैसे कि छोटे छोटे जगह वगैरह फार्म हाउस वगैरह होते हैं ना आराम करने के लिए, वो विहार कहलाते थे। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन कन्वीनिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह, और उन्होंने जो है जो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, परिषद का जो मीटिंग हुआ था राजगृह में, उसमें भी जो है इनका इन्वॉल्वमेंट रहा आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, और बुद्धा की मृत्यु के बाद उसमें जो है उन्होंने वो जो है इसमें इन्वॉल्व थे। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उदयन, तो जो इनका जो अगला जो उत्तराधिकारी रहा वो कौन रहा? उदयन रहा है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स द गैंजेस एंड द सोन। तो गैंजेस जो गंगा और सोन नदी के जहाँ पर दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर जो है जो पाटलिपुत्र है उसकी जो है नींव रखते हैं। लेटर इट बिकेम फेमस एज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ मौर्याज, और बाद में जो ये मौर्य वंश था उसका जो है ये राजधानी बनती है और ये काफी चर्चे में आती है। उदयन सक्सेसर वॉज वीक रूलर एंड हेंस मगध वॉज कैप्चर्ड बाय शिशुनाग। द हर्यक डायनेस्टी केम टू एन एंड इन द शिशुनाग डायनेस्टी केम टू पावर। तो फिर क्या होता है कि उदयन के बाद जो है ज्यादातर जो शासक थे इस वंश के, मगध साम्राज्य के या हर्यक वंश के, तो इनके साथ समस्या ये हो गई कि अब कोई संभालने वाला नहीं था, इनके रूलर्स वगैरह कमजोर थे। तो फिर क्या है धीमे धीमे जो है जो शिशुनाग वंश था उसने इस पे जो है कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, और उसके बाद हर्यक वंश का जो है अंत हो जाता है और फिर शिशुनाग वंश पावर में आ जाता है। अब हम जो है शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शिशुनाग वंश है, द जीनियोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द शिशुनाग आर नॉट क्लियर। तो जो इसका जो कालक्रम वगैरह है, जो क्रोनोलॉजी वगैरह है, वो बहुत ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। शिशुनाग डिफीटेड द किंग ऑफ अवंती विच वाज मेड पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर का जो हिस्सा था अवंती, जहां पर से जो है मैट्रिमोनियल जो एडवांटेजेस और जो टैक्टिक्स वगैरह के माध्यम जो अलायंस क्रिएट करे गए थे, तो उसके वजह से जो है शिशुनाग ने जो है पहले अवंती को जो है हराया और उसको अपने में जो है मिला लिया। आफ्टर शिशुनाग द माइटी एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स, और उसके बाद जो है जो माइटी एम्पायर था ये खत्म हो गया। हिज सक्सेसर वाज काकावर्मन और कालशोक, ठीक है। इसमें जो सक्सेसर जो रहे हैं, सक्सेसर का मतलब जो उत्तराधिकारी रहे, उनका नाम था काकावर्मन, और कालाशोक जो है उन्हें बोला जाता था। ड्यूरिंग हिज रीन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली, और उन्हीं के टाइम जो है द्वितीय जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये परिषदी जो मीटिंग थी बौद्ध धर्म की, वो वैशाली में जो है ऑर्गेनाइज हुई। कालशोक वाज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ द नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे उन्होंने जो है कालशोक की जो है हत्या कर दी थी, और जो शिशुनाग वंश था वो डिक्लाइन हो गया। तो हमने देखा कि जो शिशुनाग वंश था उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं था, लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। उनके लिटरेचर्स वगैरह है, जो स्क्रिप्चर्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा नहीं मिले। तो जो कालाशोक है उसकी जो हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। अब हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। द फेम ऑफ मगध स्केल्ड न्यू हाइट्स अंडर द नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी ने उस पराकाष्ठा को भी टच कर लिया जिसे मगध एम्पायर ने नहीं टच कर पाया था, या वहां तक वो नहीं पहुंच पाए थे। देयर कंक्वेस्ट वेंट बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द गंजेटिक बेसिन एंड इन नॉर्थ इंडिया द कार्व्ड अ वेल नीट एंड वास्ट एम्पायर। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अब सिर्फ खाली गंगा का जो दोआबा क्षेत्र है, बेसिन जो है, सिर्फ खाली वो उसी में अपने आप को जो है समेट के नहीं रखे, अब वो इससे बाहर भी एक्सपैंड कर गए, और उन्होंने जो है एक वेल नीट वास्ट एम्पायर, जो एक बड़ा साम्राज्य जो है पूरी तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिश किया। किन लोगों ने एस्टैब्लिश किया? नंद वंश ने एस्टैब्लिश किया। तो महापदम नंद वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द नंद वंश। तो नंद वंश का जो सबसे महानतम शासकों में से एक था वो कौन था? वो था महापदम नंद, और उसने जो है
क्या किया कि जो क्षत्रिय डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया में, अज्यूम द, और इन्हीं सारी चीज़ों को जो है टाइटल उसने क्या लिया, इकराट एक जो है टाइटल है वो महापद्मनंद ने धारण किया। द पुराण स्पीक्स ऑफ द एक्सटेंसिव कंक्वेस्ट मेड बाय महापद्मनंद। महापद्मनंद के जो बड़े बड़े जो आक्रमण वगैरह थे, कंक्वेस्ट वगैरह जो थे, उनके बारे में पुराणों में काफ़ी जगह जो है एक्सप्लेन किया गया, उसके बारे में बातचीत की गई। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, जो खारवेल जो शासक रहे हैं कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में था। टू द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द नंदास, तो नंद लोगों ने जो है कलिंग पर भी आक्रमण करके उस पर कब्जा किया था। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव्स दैट ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द डेक्कन वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ नंद। जो दक्कन प्लेटू है, यानी कि दक्कन की जो पठारी जो इलाके हैं, वहां पर यह भी माना जाता है कि जो नंद वंश के जो शासक रहे हैं उनके कब्जे में आधा इलाका आता था। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव देयरफॉर महापद्मनंद मे बी रिगार्डेड एज द ग्रेट एम्पायर बिल्डर। इसी वजह से जो है महापद्मनंद जो थे उनको जो है महान शासकों में जो है गिना जाता है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो मतलब कि उनसे रिलेटेड जो लिटरेचर्स और जो स्क्रिप्चर्स वगैरह जो मिलते हैं, महापद्मनंद रूल अबाउट 10 ईयर्स। तो महापद्मनंद का जो शासन काल था वो 10 वर्ष का था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन, और उसके जो है 8 बच्चे थे, उन्होंने जो सक्सीड किए उत्तराधिकारी थे, रूल्ड सक्सेसिवली, और वो जो है काफी सक्सेस भी रहे, सफलतापूर्वक। उसके 8 बच्चे जो थे, जो बेटे थे, उन्होंने जो है शासन किया। द लास्ट नंद रूलर वाज धनानंद। आखिरी जो इनका रूलर था उसका नाम क्या था, धनानंद था। ही केप्ट द मगधन एम्पायर इंटैक्ट एंड पजेस्ड द पावरफुल आर्मी एंड इनॉर्मस वेल्थ। और क्या हुआ कि मगध एम्पायर पे जो है उसने पूरी तरीके से जो है अपना जो कब्जा है बनाए रखा, और जो एक पावरफुल आर्मी और एक बड़े खजाने का वो उस टाइम सम्राट था। द फैबुलस वेल्थ ऑफ नंदा इज आल्सो मेंशन्ड बाय सेवरल सोर्सेज। और इस जो रिचनेस के बारे में, इस धन के बारे में कि मतलब इतने रिच थे, इसके बारे में कई सोर्सेज वगैरह मिले हैं। द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ द नंदास इज आल्सो रिफर्ड टू द तमिल संगम वर्क अहाननुरु। ठीक है, जो दक्षिण भारत में जो तमिल संगम है, तमिल संगम से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, जिसमें जो है अहाननुरु करके एक किताब है, पोइट है जिसके मवलुनार। ठीक है, ये पोइट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि संगम साहित्य से जो है रिलेटेड लगातार क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछ रहा है। दरअसल क्या है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है प्रीलिम्स वगैरह में, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा क्वेश्चंस का, इसलिए अब जो है तमिल लिटरेचर्स और तमिल संगम से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कंसीडर किया जा रहा है जो प्रीलिम्स वगैरह में। तो इन फैक्ट्स को भी आप याद रखिए। तो इसमें जो है जो नंद वंश है उसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है, किसमें, अहाननुरु में, जिसके जो पॉइंट है वो कौन है, मामू लनार है। The flourishing state of agriculture in the Nanda dominion and the general prosperity of the country must have brought to the royal treasury enormous revenue। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि जो जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, अब इसमें क्या है कि इस टाइम जो है एग्रीकल्चर जो प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से खजाने में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। द ऑपरेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय धनानंद वाज रिसेंटेड बाय द पीपुल। लेकिन एक चीज यहाँ पे थी कि जो टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो बहुत ही ऑपरेसिव था, यानी कि लोगों के साथ बहुत ही प्रताड़ना वगैरह की जाती थी, और उसके माध्यम से जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जाते थे। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है रोष आ गया था, रिसेंटमेंट आ गया था उनके अंदर, वो रिसेंटेड हो गए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, चंद्रगुप्ता मौर्य एंड कौटिल्य इनिशिएटेड अ पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द नंद रूल। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम दैट अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए, यानी कि लोगों को सपोर्ट पाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने जो है एक जो है पॉपुलर मूवमेंट जो है नंदा रूलर्स के जो शासक थे उनके अगेंस्ट में चलाया। और ये वही टाइम था जब सिकंदर ने इंडिया में आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर ने इंडिया में आक्रमण किया था, और फिर उसके बाद जो है नंद वंश का अंत हो जाता है। अब फाइनली जो है हम इस चैप्टर का जो सेकंड सेगमेंट है, हम लोग उसमें आ गए हैं पर्शियन एवं जो ग्रीक इन्वेजन है, यानी कि फारसी लोग और जो यूनानी लोग हैं उनके आक्रमण वगैरह के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम पर्शियन इन्वेजन को जो है इसमें जो है कवर करते हैं। तो साइरस जो कि 558 से 530 बीसी के बीच का इनका जो है जो टाइम पीरियड है। साइरस द ग्रेट वाज द ग्रेटेस्ट कंकरर ऑफ द एक्मेनियन जो था ना, जो ट्रॉय वगैरह की जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जो है एक्मेमनॉन का नाम आप सुनेंगे। तो ये जो है एक्मेनियन एम्पायर के शासक रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट कंकरर हु लेड एन एक्सपीडिशन एंड इंटर इंटू इंडिया।
और इन्होंने जो है पहला एक्सपेडिशन लिया और ये जो है भारत में इंटर हुए। ही कैप्चर्ड द गंधारा रीजन, और इन्होंने जो है जो गंधारा रीजन है, अब गंधारा रीजन से मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अफगानिस्तान का वो इलाका, जैसे बामियान वगैरह जो है, ये 2017 का जो 18 का प्रीलिम्स था उसमें ये पूछा भी गया था कि बामियान कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है, जहाँ पर जो है बौद्ध मूर्तियाँ जो है तालिबान के लोगों ने जो उड़ा दी थी बॉम्ब लगा के, ठीक है। ऑल इंडियन ट्राइब्स टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम, और जितनी भी जो पश्चिम जो भारत में जो इंडस रिवर है उसके पास रहने वाली जितनी भी जनजाति थी, उन्होंने जो है अपने आप को सबमिट कर दिया था, यानी कि एनेक्स कर लिया था, साइरस के अंडर में आ गए थे। हिज सन कैम्बिसिस हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया, और क्या हुआ कि जो साइरस का जो पुत्र था कैम्बिसिस, उसके पास बहुत ज़्यादा यहाँ को लेके जो है क्यूरियोसिटी नहीं थी या रूल करने की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं थी, इस वजह से जो है वो छोड़ दिया आगे। फिर आते हैं हमारे आगे डैरियस वन, जो कि 522 से 486 बीसी के बीच में है। डैरियस फर्स्ट द ग्रैंडसन ऑफ साइरियस, ये जो है ये पौत्र हैं ग्रैंडसन ऑफ साइरस के हैं। कंकर्ड द इंडस वैली, इन्होंने जो है सिंधु घाटी को जो है 518 में जो है कंकर्ड कर लिया, जीत लिया। एंड एनेक्स द पंजाब एंड सिंध, और इसको पंजाब और सिंध में मिला लिया। दिस रीजन बिकेम द 20 सट्रैपी ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर में जो है जो 20वां राज्य बना वो पंजाब और सिंध और इंडस वैली के जो पूरा क्षेत्र था उसको मिला के जो है सट्रापी बनाया गया। सट्रापी कहीं ना कहीं जो है वर्तमान में जैसे भारत में 29 राज्य हैं, उसी तरीके से सट्रापी समझ सकते हैं। डैरियस के जो 20 राज्य थे उसमें 20वां राज्य भारत का हिस्सा था। इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलस प्रोविंस इन द एक्मेनियन एम्पायर, जो एक्मेनियन जो साम्राज्य था उसमें जो है सबसे ज्यादा उर्वरक और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये प्रांत था। डैरियस सेंट ए नेवल एक्सपेडिशन अंडर स्काइलस टू एक्सप्लोर द इंडस, डैरियस ने जो है एक नेवल एक्सपेडिशन भेजा था, यानी कि यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और किसकी अगुवाई में भेजा था, स्काइलस एक जो एक्सप्लोरर रहे हैं उसके अंडर में जो है ये एक्सपेडिशन भेजा था उन्होंने यहाँ पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं जक्सीस, तो जक्सीस से रिलेटेड जो है आप जो है एक हिस्टोरिकल मूवी है 300, आप उसमें जो है जो विलेन रहता है स्पार्टा के राजा के अगेंस्ट में, जिसका नाम जक्सीस रहता है, इन्हें दारा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 465 से 456 बीसी बिफोर क्राइस्ट है। तो जक्सीस यूटिलाइज हिज इंडियन प्रोविंस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, तो जक्सीस ने जो है जो भारतीय राज्य था जो उनका 20वां सट्रापी था, उससे जो है उन्होंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। ही डिप्लॉयड इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवेलरी टू ग्रीस टू फाइट हिज अपोनेंट, उन्होंने जो है ग्रीस में जो है अपने लोगों को जो है इनवाइट किया, ठीक है। और यहाँ की जो इंडियन इन्फेंट्री थी यानी मिलिट्री में जो है उन्होंने लोगों की भर्ती वगैरह की, और उन्होंने जो है ग्रीस में युद्ध लड़ने के लिए भारतीयों का इस्तेमाल किया। बट दे रिट्रेटेड आफ्टर जक्सीस फेस द डिफीट इन ग्रीस, लेकिन क्या हुआ कि ग्रीस में जो है जक्सीस जो है युद्ध हार गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है दिक्कत हो गई, मतलब कि फेल्योर हो गया प्लान। द एक्मेनियंस कुड नॉट फॉलो ए फॉरवर्ड पॉलिसी इन इंडिया, और बाद में क्या हुआ, अपने आप को जो है इंडिया में जो फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बनाए नहीं रख पाए इन लोगों ने। किन लोगों ने की बात कर रहे हैं, जो एक्मेनियंस थे, यानी जक्सीस हैं, साइरस हैं और जो कैम्बिसिस हैं, इन लोगों की बात हो रही है। हाउएवर द इंडियन प्रोविंस वाज स्टिल अंडर देयर कंट्रोल। डैरियस थर्ड इनलिस्टेड इंडियन सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन 300 बीसी, तो जो डैरियस तृतीय थे यानी कि दारा तृतीय थे, उन्होंने तब भी जो है जो भारतीय सोल्जर्स थे उनको जो है उन्होंने अपनी आर्मी में भर्ती किया अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए 330 बीसी के पास। It is evident that the control of Persians slackened on the eve of Alexander invasion of India. लेकिन फाइनली जो निकल के आता है वो ये कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, ये भारत के पश्चिमी और उत्तरी भाग में जब उन्होंने आक्रमण की तैयारी कर ली थी, उस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो पर्शियन सम्राट था, एक्मेनियन सम्राट था, वो पूरी तरीके से डिक्लाइन वगैरह कर गया था। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ द पर्शियन इन्वेजन क्या रहा है, यानी कि जो पर्शियन इन्वेजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, यही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। द पर्शियन इन्वेजन प्रोवाइडेड एन इम्प्यूटस टू द ग्रोथ ऑफ द इंडो ईरानियन कॉमर्स। देखिए सबसे बड़ा जो असर वो पड़ा है कि भारतीय ईरानी जो व्यापार है उस पर जो है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और ऑल्सो इट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर अलेक्जेंडर इन्वेजन, और इसका जो है जो भारत में सिकंदर का जो आक्रमण रहा है उसके लिए भी इसने आधार तैयार किया। द यूज ऑफ खरोस्ती स्क्रिप्ट, अ फॉर्म ऑफ ईरानियन राइटिंग, बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया।
और जो जिस लिपि का इस्तेमाल किया जाता ईरान में, जिसको खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता था, तो उसका जो है कहीं ना कहीं भारत में भी, खास करके उत्तर भारत और जो पश्चिमी भारत था उसमें बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगा था खरोष्टी लिपि का। अशोका के जो बहुत सारे जो लेख वगैरह थे, हस्तलेख वगैरह थे, वो जो है इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। वी आर एबल टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट ऑन द आर्ट ऑफ द मौर्यास, पर्टिकुलरली द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका एंड द स्कल्पचर फाउंड ऑन देम। देखिए, जो भारत में जो मौर्य वंश के टाइम में जो आर्ट एंड कल्चर जो डेवलप हुआ, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो ईरानियन या पर्शियन जो इम्पैक्ट था आर्ट एंड कल्चर पे, वो बहुत ज़्यादा पड़ा। अशोक के जो मोनोलिथिक पिलर थे, यानी कि जो शाफ्ट, जो एकाश्म पत्थर पे बना हुआ जो पिलर्स है, उस पे जो है इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। द वेरी आइडिया ऑफ द इशूइंग एडिक्ट्स बाय अशोका एंड द वर्डिंग यूज इन द एडिक्ट्स आर ट्रेस्ड टू ईरानियन इन्फ्लुएंस। और उस पे जो लिखने का तरीका था और उसे जो तराशने का तरीका था उन पिलर्स को, उस पे जो है ईरानी जो इन्फ्लुएंस है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इन शॉर्ट, द ईरानियन कनेक्शन विद इंडियन प्रूव्ड मोर फ्रूटफुल देन द शॉर्ट लिव इंडो मैसिडोनियन कॉन्टैक्ट। तो फाइनली जो इसमें जो आउटपुट निकल के आता है वो ये है कि जो इंडो मैसिडोनियन है, यानी कि सिकंदर के आक्रमण और उसके जो भी एक्टिविटीज़ रही हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया, बल्कि जो ईरानियन जो इम्पैक्ट था इंडियन कल्चर पे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है। और फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसमें यह है कि जो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया जो है, सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण है 327 से 325 BC, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, तो जब अलेक्जेंडर जो इंडिया में आक्रमण करने की तैयारी बना रहे थे, तो उस टाइम जो है पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था, यानी कि उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके का माहौल था। आफ्टर 2 centuries ऑफ पर्शियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसिडोनियन इन्वेडेड इंडिया। पहले क्या था, 2 शताब्दी तक जो है पर्शियन इन्वेजन भारत में चलता ही रहा, मतलब पारसी लोगों का जो है आक्रमण होता रहा और कई हिस्से जो है पर्शियन साम्राज्य के जो है अंग बने रहे। फिर उसके बाद लगातार जो है सिकंदर जो मैसिडोनिया संबंध रखता था, अभी वर्तमान में जो है जिसे ग्रीस से अलग भी कर दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी लिबर्टी मिल गई है, उसे कंसिडर किया गया एज अ मैसिडोनिया के तौर पे, और उसने कैपिटल भी अपनी चेंज की है। ठीक है, आप जब मेडिटेरेनियन सी देखेंगे, उससे ऊपर जाके मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैसिडोनिया नज़र आएगा, बाल्कन के जस्ट ईस्ट में। ऑन द ईव ऑफ द इन्वेजन्स, जब आक्रमण के समय जो है, देयर वाज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, कई छोटे छोटे साम्राज्य वगैरह जो थे, जो इस्टेब्लिश थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। द लीडिंग किंग्स वार आम्बी ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला जो था, जहाँ की जो है यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस थी, तो उसका जो शासक था आम्बी, द रूलर ऑफ अभिशारा एंड द पोरस। ये 3 अलग अलग सम्राट थे उस टाइम, हु रूल्ड द रीजन बिटवीन द रिवर ऑफ झेलम एंड चेनाब। चेनाब और झेलम नदी के बीच में ही इनका साम्राज्य था और जहाँ पे ये रूलिंग वगैरह कर रहे थे। देवर मैनी रिपब्लिकन स्टेट्स लाइक न्यासा, और यहाँ पर जो है एक गणतंत्र भी था जिसका नाम था न्यासा था। ठीक है, इन शॉर्ट, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिमाइंड द मोस्ट डिसयूनाइटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड द रूलर्स वे आर फाइटिंग विद वन अनदर। और ये भारत का उन हिस्सों में से सबसे बड़ा हिस्सा था जो एकता से मतलब कि कोसों दूर था, मतलब कि आपसी जो कला होता था उसमें ही इन्वॉल्व थे, एक दूसरे से युद्ध लड़ने में ही बिजी थे। दे नेवर केम टुगेदर अगेंस्ट कॉमन एनिमी, और ये कभी भी एक शत्रु के खिलाफ जो है कभी भी साथ आकर नहीं लड़े। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अलेक्जेंडर टू ओवरकम सो मैनी सोर्सेज ऑफ अपोजिशन। देखिए, यहाँ पर लैग बहुत सारी चीजें कर रही थी, लेकिन तब भी जो है सिकंदर बहुत आसानी से यहाँ पर जो है कब्जादारी वगैरह नहीं कर पाया। पहले हम थोड़ा आक्रमण के कारण देख लेते हैं कि वजह क्या रही है उस टाइम आक्रमण करने की। तो कॉज ऑफ द इन्वेजन, अलेक्जेंडर असेंड द थ्रोन ऑफ मैसिडोनिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर फिलिप। फिलिप जो उनके पापा थे या पिताजी थे, उनकी मृत्यु होने के बाद 334 में जो है उसने थ्रोन को अक्वायर किया। ठीक है, ही कंकर्ड द वोल पर्शिया, उसने जो है पूरी पर्शिया को जीत लिया, यानी कि ईरान जो है उसको जीत लिया। द डिफेटिंग दैरियस थर्ड, उन्होंने जो है जो दैरियस या दारा तृतीय था उसको भी जो है बैटल ऑफ अरबेला, ठीक है, ये अरबेला का युद्ध हुआ था 330 BC में, उसमें जो है इसने हराया था। ही ऑल्सो एम्ड एट फर्दर कंक्वेस्ट ईस्टवर्ड एंड वांटेड टू रिकवर द लॉस्ट पर्शियन सत्रापी ऑफ इंडिया। तो उसने कोशिश ये की, जो 20वां जो राज्य बना था भारत का हिस्सा, खास करके पंजाब और सिंध को मिला के जो 20वां जो सत्रापी बना था पर्शियन का, उसको ये समझ में आया कि उसे भी कब्जा करना जरूरी है। द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक ऑथर्स लाइक हेरोडोटस अबाउट द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड। और उस टाइम जो है एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस था कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, और हेरोडोटस के लेख जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं, जिनको जो है इतिहास का पिता या जो है यानी कि जनक माना जाता है हेरोडोटस,
तो उन्होंने जो है अपनी राइटिंग्स में जो है इंडिया की जो रिचनेस के बारे में जो है, यानी कि यहाँ पर जो है धन वगैरह बहुत ज़्यादा है, मतलब कि गोल्डन बर्ड है या सोने की चिड़िया है, इस तरीके की जो थ्योरीज हैं उन्होंने बहुत बताई थी। इसने भी जो है सिकंदर को इंडिया पे अटैक करने के लिए जो है बहुत ही कहीं ना कहीं अपील किया। ही बिलीव दैट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया देयर वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सी अकॉर्डिंग द ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ हिज पीरियड। और उन्होंने ये भी माना था कि जो पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पर से ही एक नदी वगैरह भी है, जिससे क्या वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा उनके साम्राज्य विस्तार का। तो उस टाइम की ज्योग्राफिकल नॉलेज के हिसाब से ये सारी जो है वजह बनी भारत पर आक्रमण करने के। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि थॉट दैट कंकरिंग इंडिया, यानी कि जो ही वुड आल्सो कंकर द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसने ये सोच लिया था कि जो पूर्वोत्तर जो हिस्सा है उसको भी जो है वो कंकर कर सकता है। कहीं ना कहीं वो जो विश्व विजेता बनने का जो ख्याल था उसको जो है उसमें इंडिया भी एक जीतना उसे पत्थर का मील साबित हो रहा था। अगर उसे वो जीत लेता है तो वो आगे निकल जाएगा। फिर क्या होता है कि बैटल ऑफ हाइडस्पेस होता है, यानी कि जो हाइडस्पेस का जो युद्ध होता है 327 में। अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदुकुश माउंटेन, जो हिंदुकुश की जो पहाड़ी है उसको जो है क्रॉस करता है। स्पेंट नियरली 10 months इन फाइटिंग विद द ट्राइब्स, और 10 महीने लग जाते हैं वहां की जनजातियों से युद्ध लड़ते। ही क्रॉस द इंडस इन February 326, और जो सिंध नदी है उसको जो है 326 BC में क्रॉस करता है विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज ऑफ बोट्स, एंड ही वाज वार्मली रिसीव्ड बाय आम्बी। तो जो आम्बी जो शासक था तक्षशिला का, उसने मदद की थी। कहीं ना कहीं वो एक तरीके का ट्रेटर था, वो जो है जो अपने जो अड़ोस पड़ोस के जो शासक थे उनको जो है रूल नहीं करने देना चाह रहा था, और वो जो है उस टाइम उसने मदद की। फ्रॉम देयर अलेक्जेंडर सेंड अ मैसेज टू पोरस टू सबमिट। उसने जो है पोरस को, जो पुरु जिसे कहा जाता है, उसको एक मैसेज या संदेशा भेजा कि आप अपने आप को सबमिट करो, हमारे साथ अनेक्स कर लो। लेकिन पोरस ने जो है उससे लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में वो हार गया। और फिर एक कहानी भी होती है कि किस तरीके से एक राजा और राजा के बीच में बिहेवियर करना चाहिए। ये सिर्फ सारी चीज़ें आप जो है कहीं मोरल स्टोरी के तौर पर पढ़ेंगे। देन अलेक्जेंडर मार्च फ्रॉम तक्षशिला टू बैंक ऑफ रिवर हाइडस्पीस, जिसे जो है वर्तमान में क्या बोला जाता है, झेलम नदी बोला जाता है। हाइडस्पीस जो है नदी का नाम है जिसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। फिर वहां पे वो तक्षशिला की तरफ बढ़ जाता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर ही सॉ द वास्ट आर्मी ऑफ द पोरस, और फिर वो पोरस की आर्मी को देखता है। एंड देयर वेयर हैवी फ्लड्स इन द रिवर, अलेक्जेंडर नॉट एबल टू क्रॉस। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है उस नदी को क्रॉस करने के हालात में नहीं होते। वजह ये कि बाढ़ वगैरह भी आ जाती हैं, और उनके जो लोग वगैरह थे उनके अंदर भी जो है हतोत्साहित हो जाते हैं लंबे टाइम से जो है युद्ध लड़ते वक्त। फॉट ऑन द प्लेन ऑफ कर्री, फिर उसके बाद जो है प्लेन ऑफ द कर्री में युद्ध भी होता है। इट वाज अ वेल कंटेस्टेड बैटल, और उसमें क्या होता है पुरु की हार हो जाती है, पोरस की हार हो जाती है। अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस बाय द करेज एंड हीरोइज्म ऑफ द इंडियन प्रिंस, और क्या होता है वो जो भारतीय राजकुमार रहता है उससे जो है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और उसको जो है सारी जो चीज़ें थ्रोन वगैरह रहती हैं उसको वो वापस करके चला जाता है, वापस हो जाता है। सिकंदर जो है फिर उसके बाद जो है आगे के भी कई हिस्से होते हैं, वहां पर भी वो लगातार आक्रमण करता जाता है, व्यास नदी तक पहुंच जाता है। ही वांटेड टू प्रोसीड स्टिल फर्दर टुवर्ड द गंजेटिक वैली। वो जो है जो गंजेटिक वैली है यानी गंगा की घाटी जो है वहां तक भी जाना चाहता है, लेकिन जो उसके सोल्जर्स वगैरह हैं वो लोग जो हैं अब कहीं ना कहीं जो हैं थक गए हैं, लगातार युद्ध होते और बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान हो गए हैं, तो वो हतोत्साहित हो गए। तो अक्टूबर 326 एंड रिटर्न जर्नी वाज नॉट फ्री फ्रॉम ऑडियंस, और क्या हो 326 में जो है वो वापस जाते हैं 326 BC में। और फिर उनके ऊपर जो बहुत सारे जो गणतंत्रात्मक जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनके ग्रुप अटैक करते हैं। 323 में क्या होती है बेबीलोन में जो है बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो जाती है। और फाइनली जो है हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी कि लास्ट है जो इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, यानी सिकंदर के जो आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है इंडिया पे, इंडिया का जो सोशियो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम समझेंगे यहाँ पर। तो ये कि द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन वाज दैट इज इनकरेज्ड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्य। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है ये है कि उत्तर भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको यूनिफिकेशन, कहीं ना कहीं एकीकरण वाला जो फॉर्मूला है उसकी शुरुआत करते हैं, और वो किसके अगुवाई में होता है, मौर्य वंश की अगुवाई में होता है। द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम टू एन एंड, और फिर उसके बाद क्या होता है छोटे जो राज्य हैं उनके जो है अंत का वक्त आ जाता है। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन हैड आल्सो पावर द वे फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस,
और एक तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि भारत और ग्रीस के बीच जो है संबंधों के जो है द्वार खुल जाते हैं। द रूट्स ओपन बाय हिम एंड हिज नेवल एक्सप्लोरेशन। और उसके बाद क्या होता है कि जो नदी और ये सारे जो रूट्स हैं इसके माध्यम से जो ट्रेड वगैरह जो है डेवलप होते हैं। हिज एम ऑफ एनेक्सिंग द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू हिज एम्पायर वाज नॉट फिल्ड बट ड्यू टू हिज प्रीमेच्योर डेथ। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि देखिए उनकी क्या प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है सिकंदर की, तो उस वजह से जो है भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वो बहुत ज़्यादा दिन तक जो है उसके राज्य का हिस्सा नहीं रह जाता। हिज अथॉरिटी इन द इंडस वैली वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर मौर्य एम्पायर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है एक्सपेंशन इस तरीके से होता है कि जो सिकंदर या अलेक्जेंडर का जो ग्रुप वहाँ पे क्या रूल करने के लिए छोड़ा जाता है इंडस वैली में, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका जो है एक लेसन जो है लेसन 5 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।